नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो राजनीति विज्ञान वाला एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर राज्य सरकार, और ये लास्ट चैप्टर ही है जो अब ये कंप्लीट होगा। और इसके साथ ही जो अब तक लगभग 10 11 महीने से हम जो किताबें पढ़ रहे हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी 6 से 10th की। तो लगभग 10 महीने का समय लगा और आपने बहुत मेहनत से जो है वो इनको पढ़ा है साथ में, और उसका वापस जो रिजल्ट है वो आपको अब मिलना भी शुरू होगा। और आप वर्तमान में आप जो भी एग्जाम होंगे आप उनको देखते रहना। आपका हर एग्जाम क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जैसे सब आपको आते हैं, लेकिन इन किताबों को आपको लगातार पढ़ते रहना है। और जो आपने नोट्स वगैरह अगर इनके बनाए हो तो अच्छी बात है, नहीं तो जो टेट सीरीज है आरबीएससी बुक्स वाली 6 से 10th वाली, तो उसमें जो क्वेश्चन बनाए गए हैं इन किताबों के, वो एक प्रकार के आपके लिए नोट्स का काम भी करेंगे। आप उनको बार बार रिवाइज करते रहो, लगातार देखते रहो। ये चीज आपकी इतनी फिक्स हो जानी चाहिए कि जैसे आपका नाम। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है और इसी के साथ ही 6 से 10th की किताबें जो है वो समाप्त हो जाएगी आरबीएससी की। तो आपने बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से लगातार यहाँ विद्यार्थी जुड़े रहे हैं, और मैं 100% यकीन के साथ कह रहा हूं आपको, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। बस आप इसी तरह ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। और 3 4 महीने की बात और है, फिर उसके बाद आपका जैसे कुछ समय में वैकेंसी भी आ जाएगी रीट की, और फिर एग्जाम भी 3 4 महीने बाद कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो 3 4 महीने की मेहनत और है, और पूरी लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ। तो ये लास्ट चैप्टर है। और जैसे जो लास्ट जो चैप्टर था केंद्र सरकार वाला, वो मैंने पूरा साथ में बनाया था, पूरा एक साथ लगभग 2.5 घंटे का बना था। तो उसमें पूरा चैप्टर मैंने एक साथ ही पढ़ाया था आपको। ये वाला भी मैं कोशिश करूंगा कि राज्य सरकार वाला चैप्टर भी मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा पढ़ा दूं, जो है एक साथ ही पूरा इसको बना दूं। फिर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ही मैराथन वीडियो जो हैं 6 से 10th की सभी पुस्तकों के, हर क्लास का एक एक सब्जेक्ट का, जैसे 6 क्लास हिस्ट्री का मैराथन, 7th हिस्ट्री का मैराथन, तो 3 आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। और तीनों के 6 से 10th के बनेंगे तो 5 या 15 मैराथन वीडियो आपके मैं अपलोड कर दूंगा। लगभग 6 7 के आसपास तो मैं अपलोड कर चुका हूं। मैराथन वीडियो के नाम से आपको एक मिलेगी प्लेलिस्ट। तो उसमें ये 15 मैराथन वीडियो हैं, और इन 15 मैराथन वीडियो में जो अब तक हमने जो पढ़ा है वो सब लाइन वाइज है, क्रम से। तो आपको देखने में सुविधा रहेगी, आप एक साथ उसको सुन सकते हो, देख सकते हो। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है, और इसी के साथ ही आपकी ये कक्षाएं भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मैं नई चीज आपके लिए लेके आने वाला हूं, और बहुत जबरदस्त और धांसू चीज है। इसी यूट्यूब पे जो है सब चीजें बताएंगे, इसी पे पढ़ाएंगे आपको। तो बताएंगे बाद में जल्दी ही। इसके साथ ही आपको लास्ट वीडियो में से एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि वर्तमान में कितने एंग्लो इंडियन की लोकसभा में या विधानसभा में नियुक्ति हो सकती है, मनोनीत किया जा सकता है। वर्तमान में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जा सकता है, सेंटर में और राज्य में, ये कमेंट करके बताइएगा। राज्य विधान मंडल का गठन और कार्य। तो देखिए, अगर आपने पिछला जो लास्ट क्लास थी अगर आपने वो पूरी देखी है केंद्र वाली, तो आपको इसमें बहुत लाभ होगा। लाभ ऐसे होगा कि सेंटर की चीजों से तुलना होती हुई चलेगी। सेंटर में हमने जो जो पढ़ा, वहां पीएम है, यहां सीएम है, वहां राष्ट्रपति है, यहां राज्यपाल है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट था, यहां हाई कोर्ट होगा। वहां लोकसभा और राज्यसभा थी, यहां पर विधानसभा होगी। और कुछ कुछ राज्यों में दोनों है, विधानसभा के साथ विधान परिषद भी कई राज्यों में है। संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से और कुछ में 1 सदन से मिलकर बनेगा। ये 2 सदनों से मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। तो कई राज्यों में विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है, और कई राज्यों में विधानसभा ही है। जिन राज्यों में 2 सदन होंगे
उनके नाम होंगे विधानसभा और विधान परिषद। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक सदन होता है। विधानमंडल में इस सदन को विधानसभा कहते हैं। जिन राज्यों में विधानमंडल का दूसरा सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं। राज्यों के विधान मंडल एक सदनात्मक हो या द्विसदनात्मक, इस बात के निर्णय का अधिकार राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों और भारतीय संसद को है कि वो एक सदन है कि द्विसदन है। तो उसके लिए जो विधायिका है राज्य की और भारतीय संसद, तो उनको है यह अधिकार। वर्तमान समय में भारतीय संघ के केवल 7 राज्यों यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और शेष राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है। इसमें देखिएगा जो जम्मू कश्मीर है वो आप जानते हैं कि अब राज्य नहीं रहा, इसे 2 भागों में यानी यूटी में जो है वो यूटी बनाया जा चुका है अब उसको, और यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो अब ये राज्य नहीं है, और राज्य नहीं है तो यहां की विधान परिषद भी समाप्त। विधानसभा, विधान परिषद, ये सिस्टम अब एक बार के लिए यहां समाप्त है। तो कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। तो एक तो यूपी है, सबसे ऊपर ये भारत है, तो सबसे ऊपर यहां तो आ गया यूपी हो गया ये, यूपी के साथ में बिहार। तो यूपी बिहार तो पास पास है कि हम तो 2 होंगे ही होंगे। और कौन कौन हो जाएगा? तो फिर इधर आ जाइए, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और फिर महाराष्ट्र के बाद में यहां हो जाएगा कर्नाटक। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक ये भी पास पास हो गए दोनों। और फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये भी पास पास जोड़े जोड़े के रूप में है। यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो यहां पर है द्विसदनात्मक, यानी वहां विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका वाले इन 7 राज्यों में राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जिसे प्रथम या निम्न सदन कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद है लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे द्वितीय या उच्च सदन कहते हैं। तो अब ये यहां से आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन शुरू होता है। ये 7 राज्य जो हैं, ये 7 नहीं, आप इसको 6 ही पढ़े। अब मैंने आपको बता दिया, ऊपर समझा दिया। विधानमंडल के 3 अंग हैं, कौन कौन से? एक तो राज्यपाल, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। और जहां विधान परिषद नहीं हो वहां तो ये 2 हो जाएंगे। और विधानसभा को प्रथम सदन या निम्न सदन कहते हैं, और विधान परिषद को तो वही द्वितीय या उच्च सदन। इसके बाद है विधानसभा का गठन कैसे होता है। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है। सदस्य संख्या, संविधान में राज्य की विधानसभा के सदस्यों की केवल न्यूनतम और अधिकतम संख्या निश्चित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 होगी। तो जो संविधान का आर्टिकल है 170, राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम अधिकतम कितनी संख्या होगी? 500, और न्यूनतम कितनी होगी? 60। अभी जैसे यहां की बात करें राजस्थान की, राजस्थान में अभी कितने हैं? 200। चुनाव के लिए प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। तो एक सदस्य कम से कम इतनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, लगभग 75,000 की कम से कम जनसंख्या हो, तो वहां से एक सीट एमएलए की हो सकती है। स्थान आरक्षण रिजर्वेशन, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था 95वें संविधान संशोधन 2009 के अनुसार जनवरी 2020 ईस्वी तक के लिए है। राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है।
तो अब देखिए आंग्ल भारतीय समुदाय वाला जो है ये तो मामला अब कट है। अब कोई आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं है, ना सेंटर में और ना ही किसी राज्य में। तो ये चीज अब इतिहास बन चुकी है। नेक्स्ट आता है निर्वाचन पद्धति। आंग्ल भारतीय समुदाय के नामजद सदस्यों को छोड़कर विधानसभा के अन्य सभी सदस्यों का मतदान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अब ये जहां भी आंग्ल भारतीय समुदाय आ जाए तो आप समझ लेना ये इतिहास बन गया है। अब चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य हैं। तो वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और साधारण बहुमत की पद्धति। तो आप जानते हैं जो निर्वाचन है कि जनता के द्वारा चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों का। इसके बाद आता है कि सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या हो। तो विधानसभा की सदस्यता के लिए व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं प्राप्त होनी चाहिए। भारत का नागरिक, आयु कम से कम 25 वर्ष, कोई लाभ का पद नहीं हो, पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो और संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता हो। तो वही लोकसभा वाले से मिलती जुलती सी है, शुरू की 4। सदस्यों की सदस्यता का अंत। विधानमंडल के दोनों सदनों की सदस्यता का अंत निम्न में से किसी भी परिस्थिति में हो जाता है। कोई भी व्यक्ति यदि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसे एक सदन से त्याग पत्र देना होगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। तो यही चीजें हैं कि वो एक साथ दो पदों पर नहीं रह सकता। कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक, अब जैसे ये विधानमंडल और संसद दोनों का एक साथ सदस्य, अब जैसे मान लीजिए जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें राजस्थान के कुछ जो एमएलए हैं वो लोकसभा का जो चुनाव था उसमें भी खड़े हुए और वो राजस्थान से जीत भी गए। तो जब वो राजस्थान से जीत गए तो एमएलए तो ऑलरेडी थे वो, अब क्या बन गए? एमपी। तो क्या दो पदों पर एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जब वो एमपी, अब दोनों में से एक चीज छोड़नी पड़ेगी। तो निश्चित सी बात है एमपी का जो ये बने हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी को ही वो सिलेक्ट करेंगे। तो जो एमएलए की उनकी सीट रिक्त हुई है यहां फिर उपचुनाव होते हैं और फिर कैंडिडेट दूसरा बनता है, लेकिन वो सीट खाली नहीं रहेगी, वहां कोई दूसरा एमएलए बनेगा। कोई भी सदस्य यदि विधानमंडल के संबंधित सदन की बैठक में सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो, और यदि किसी सदन का सदस्य हो चुकने के बाद उसमें सदस्यता के लिए निर्धारित योग्यता नहीं रह जाती या उसमें निर्धारित कोई अयोग्यता पैदा हो जाती है, यानी जैसे जो शर्तें थी, दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए और भी कई तरह की चीजें हैं, तो बाद में अगर उसमें कोई निर्योग्यता जैसी चीज नहीं हो कि उसको सदस्यता खत्म की जाए, कि उसकी सदस्यता खत्म हो सकती है, ऐसी कोई निर्योग्यता हो जाए तो बाद में भी उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशन है कि कब कब एक विधानसभा के सदस्य की जो है वो सदस्यता खत्म हो जाती है। कार्यकाल। राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, परंतु यदि संकट काल की घोषणा परिवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा और किसी भी अवस्था में संकट काल की घोषणा समाप्त हो जाने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो विधानसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन अगर संकट काल की स्थिति हो तो उसको 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। संकट काल खत्म हो जाए, समाप्ति की घोषणा, उसके बाद 6 महीने से अधिक समय तक वो नहीं रहेगी। अब आता है पदाधिकारी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा के 2 मुख्य पदाधिकार होते हैं, अध्यक्ष जिनको स्पीकर कहते हैं और उपाध्यक्ष जिनको डिप्टी स्पीकर कहते हैं। इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से करते हैं और इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। इसके बीच अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे सकता है। इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना आवश्यक है। तो आपने जो लोकसभा में चीजें पढ़ी, आप काफी कुछ लगभग मिलती जुलती सी चीजें देखेंगे।
यहां पर विधानसभा में अध्यक्ष के कार्य और अधिकार और कार्य क्या है? पावर एंड फंक्शन ऑफ द स्पीकर। वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्रवाई का संचालन, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, जैसे कोई बहुत तेज बोले, ऊंची आवाज में बोले, या अगर मर्यादा से बाहर जाने लगे तो फिर जो अध्यक्ष जी हैं वो कहते हैं अरे नहीं, बैठो बैठो, ऐसे नहीं चलेगा, बैठो। सदन का कोई सदस्य सदन में उसकी आज्ञा से ही भाषण दे सकता है। तो अध्यक्ष जी की आज्ञा हो उसके बाद में ही वहां भाषण दे सकता है। वह सदन की कार्यवाही में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जो असंसदीय और अशिष्ट है। जैसे कई बार कुछ एमएलए वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड बोल देते हैं, या कोई लाइन ऐसी बोल दी कि लगा नहीं नहीं ये बहुत गलत चीज बोल दी। अब जो बोल दिया वो तो वापस आ नहीं सकता, तो जो भी वहां संसद की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग होती है पूरी, उसमें कहते हैं कि फिर साहब इस चीज को इस लाइन से हटा दिया जाए, इस लाइन को हटा दिया जाएगा। और ये चीज लोकसभा में भी होती है। सदन के नेता के परामर्श से, क्योंकि अब एमएलए एमपी होते हैं, जोश जोश में कई बार वो मुंह से निकल जाता है उल्ट सुल्ट, तो अब वो क्या करे, बोल तो दिया, तो कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से बोले हुए शब्द ये वापस नहीं आते। सदन के नेता के परामर्श से वह सदन की कार्यवाही का क्रम निश्चित कर सकता है। तो जो सदन का नेता होता है, सदन का नेता कौन होगा? सीएम साहब। तो इनसे परामर्श करके कि सदन की कार्रवाई में पहले क्या किया जाए, बाद में क्या हो, तो वो क्रम डिसाइड कर सकता है, सीक्वेंस। वह प्रश्नों को स्वीकार करता या नियम विरुद्ध होने पर उन्हें अस्वीकार करता है। वह मतदान पश्चात परिणाम की घोषणा करता है। सामान्य परिस्थिति में वह सदन में मतदान में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष के बराबर मत आए तो वह निर्णायक मत देता है, उसका प्रयोग करता है। तो यानी सामान्यतया वोटिंग में भाग नहीं लेता कौन? जो अध्यक्ष होता है। लेकिन अगर वही पक्ष और विपक्ष की बात आ जाए, दोनों बराबर हो, तो फिर ये कास्टिंग वोट करता है, निर्णायक मत। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। दल बदल संबंधी याचिकाओं पर निर्णय देता है। कई बार नेता इधर उधर दल बदल कर लेते हैं, उससे संबंधित अध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करेगा। तो ये तो विधानसभा से संबंधित चीजें हैं। अब है विधान परिषद का गठन। विधानसभा को विधान परिषद की उत्पत्ति यानी सृजन तथा समाप्ति यानी उन्मूलन के लिए संसद से सिफारिशें करने का अधिकार है। अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि विधानसभा अपनी पूरी सदस्य संख्या के बहुमत से और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, तो संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति का कानून बनाएगी। यानी अपनी पूरी सदस्य संख्या का बहुमत, तो 200 सदस्य राजस्थान में है तो कम से कम एक सदस्य हो, और तो कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत हो, पहले शर्त तो यह पूरी होनी चाहिए। और इसके बाद यह है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की, जो वहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, उनका कम से कम 2/3 बहुमत से अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर संसद है वहां के लिए विधान परिषद का सृजन या समाप्ति के लिए कानून बना सकती है। अब आगे बात आती है सदस्य संख्या की। राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद होता है। संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, पर साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को इस संबंध में अवश्य ही अपवाद रखा गया। अब जम्मू कश्मीर तो अब वो रहा नहीं राज्य, तो यह अपवाद भी खत्म हो गया। तो सदस्य संख्या क्या है कि राज्य के विधानमंडल का द्वितीय या उच्च सदन विधान परिषद होता है। प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। तो कुछ विशेष परिस्थिति में हो सकता है, अगर राजस्थान की बात करें तो यहां विधान परिषद में बनेगी तो 66 से ज्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं हो सकते, यह मैक्सिमम है।
नेक्स्ट है सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन। विधान परिषद के लगभग 5/6 सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है और शेष लगभग 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 5/6 सदस्यों को निर्वाचित और 1/6 सदस्यों को मनोनीत। विधान परिषद के ये सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण या मत पद्धति द्वारा होंगे। निम्नलिखित निर्वाचक मंडल विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो 5/6 सदस्यों को निर्वाचित होता है और 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो अब ये कौन कौन करेगा चुनाव? स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल समस्त सदस्यों का यथाशक्य निकटतम 1/3 उस राज्य की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और ऐसी अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुना जाता है जैसा कि संसद कानून निर्धारित करे। विधानसभा का निर्वाचक मंडल कुल संख्या के यथाशक्य निकटतम 1/3 सदस्यों के का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो विधानसभा के सदस्य ना हो। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक साथ फिर से बता दूं। 5/6 सदस्यों का इतनों का निर्वाचन होता है और 1/6 सदस्यों का क्या होता है? मनोनयन। जैसे वहां राष्ट्रपति आप पढ़ते हैं, लोकसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति, वो विज्ञान, कला, साहित्य में और उनमें जिनका नाम हो। तो यहां राज्यपाल जो है वो 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो अब वो 5/6 जो है वो निर्वाचित कैसे होंगे? तो उसके लिए तो इन 5/6 का 1/3 जो है, जो कुल संख्या आपको बताई है, तो 1/3 है वो कहां से आएंगे? जो स्थानीय शासन संस्थाएं हैं वो चुनेगी। दूसरे 1/3 कहां से आएंगे? विधानसभा जो है ये चुनेगी उनको, अपने में से नहीं, लेकिन इनके अलावा कोई भी होगा उसको। और फिर स्नातक और अध्यापक, तो 1/12 इनमें से और 1/12 इनमें से। तो स्नातकों का निर्वाचक मंडल ऐसे शिक्षित व्यक्तियों का निर्वाचक मंडल होता है जो उस राज्य में रहते हो, जिन्होंने स्नातक स्तर की परीक्षा पास कर ली हो और जिन्हें यह परीक्षा पास के 3 वर्ष से अधिक हो चुके हों। तो यह निर्वाचक मंडल कुछ सदस्यों के यथाशक्य निकटतम 1/12 भाग को चुनता है। तो स्नातकों वाला जो निर्वाचक मंडल है ये कौन होते हैं? ये ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो उस राज्य में रहने वाले हों और जिन्होंने स्नातक परीक्षा पास कर ली हो और पास किए हुए 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका हो। वो जो निर्वाचक मंडल बनेगा वो 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करता है। इसके बाद अध्यापकों का, इसमें वे अध्यापक होते हैं जो राज्य के अंतर्गत किसी माध्यमिक विद्यालय या इससे उच्च शिक्षण संस्था में 3 वर्ष से पढ़ा रहे हों। यह निर्वाचक मंडल कुल सदस्यों के 1/12 भाग को चुनता है। तो अध्यापक जो होते हैं ये भी 1/12 को चुनेंगे, स्नातक जो होते हैं वो 1/12 को चुनेंगे और फिर लास्ट में बचे 1/6। तो राज्यपाल जो है वो 1/6 सदस्यों का जो है वो मनोनयन करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष रुचि रखते हों। तो आप देख लीजिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6, ये सब मिला दो 100% हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीजें होगी। तो आप जैसे मान लीजिए यहां की बात करें राजस्थान की, अच्छा एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं इसको। 1/3 1/3 सदस्य तो कहां से आते हैं? जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो चुनाव करती है, वो भेजती है। 1/3 जो है उनका चुनाव कौन करेगा? विधानसभा। जो 200 मेंबर हैं, जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ के 200 मेंबर हैं वो चुनाव करेंगे 1/3 का, जो कि इनमें से नहीं होना चाहिए, बाहर का कोई भी, क्योंकि वो खुद तो है ही एमएलए। 1/12 का चुनाव स्नातक करेंगे, 1/12 का चुनाव अध्यापक करेंगे और 1/6 का मनोनयन करेगा राज्यपाल। इन सबको टोटल जोड़ लीजिए 100% हो जाएगा। तो अब जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आप जानते हैं कि कितनी सीट हो सकती है? अधिकतम 66, क्योंकि इन्होंने बताया कि उस विधानसभा का जितना सीट है उससे 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 200 सीट है, 200 का आप 1/3 कर लो, कितना आ जाएगा? 3 6 18 और 19 20 फिर से 6, तो 66 सीट। 66 से ज्यादा सीट नहीं हो सकती।
तो अब इस 66 का 1/3, तो इस तरह से कर लीजिए, ये आ जाएगा। फिर दूसरा 1/3, फिर 66 का 1/12, तो इस प्रकार से। फिर आता है सदस्यों की योग्यताएं। विधान परिषद की सदस्यता के लिए वही योग्यताएं हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए। अंतर केवल यह है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। इसके अतिरिक्त निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचित क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। उस निर्वाचक क्षेत्र का होना चाहिए वो। निर्वाचक मंडलों द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों का यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पत्ती के अनुसार होता है। विधानसभा के निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त अन्य तीनों निर्वाचक मंडल जो है वो संसद कानून द्वारा निश्चित करती है। तो विधानसभा वाला तो है ही है, बाकी जो निर्वाचक मंडल हैं तो वो कौन डिसाइड करता है? संसद के कानून द्वारा, यानी जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी। तो विधानसभा के निर्वाचन मंडल के अतिरिक्त 3 निर्वाचक मंडल कौन से हो गए? एक तो स्नातक वाले, एक जो अध्यापक वाले, और तीसरे वो कौन से? जो स्थानीय शासन वाले। तो वो 3 जो करते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहां आयु 30 वर्ष है और विधानसभा के लिए कितनी चाहिए? 25, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। कार्यकाल। विधान परिषद स्थायी होती है। पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती, उसे राज्यपाल द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता। इनका कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं। तो ये वही चीज है जो आप राज्यसभा में है, तो उसी प्रकार का सिस्टम एक तरह से आप यहां देखेंगे। फिर आता है कि इनमें कौन कौन अधिकारी होते हैं? पदाधिकारी। तो विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करती है और विधान परिषद को इन्हें पद से हटाने का भी अधिकार है। तो देखिए कितनी सिंपल सिंपल चीजें हैं कि विधान परिषद के अधिकार और शक्तियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है कानून निर्माण संबंधी कार्य। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं तथा ये विधेयक दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए। धन विधेयक जो है वो केवल राज्य जो विधानसभा है वहीं पेश किया जाता है। बाकी जो सामान्य कोई भी जैसे विधेयक हो तो वो किसी भी सदन में पेश हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 197 में कहा गया है, यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित होने के पश्चात विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते, या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके विधान परिषद को भेजती है। और यदि विधान परिषद विधेयक को पुनः अस्वीकृत कर देती है अथवा विधेयक रखे जाने की तिथि से 1 माह बाद तक विधेयक पास नहीं करती, या परिषद विधेयक में पुनः ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो परिषद विधेयक को पुनः ऐसे संशोधन करती है तो विधानसभा को स्वीकार नहीं होते, तो विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित किए जाने के बिना ही दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस प्रकार विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। हालांकि ये इतना उलझा हुआ सिस्टम जो बनाया ही है, सीधी सी बात यह है कि विधान परिषद चाहे स्वीकार करे या ना करे, वो विधेयक तो पास होके रहेगा। अब ये सिस्टम थोड़ा बना दिया, पहले 3 माह का समय दिया, बाद में दोबारा जब भेजते हैं तो 1 माह का समय, और फिर भी वो नहीं करती तो वो ऑटोमेटिक ही वो पास हो जाता है। तो ले दे की बात यह कि विधान परिषद चाहे हां कहे या ना कहे, कानून तो बन के रहेगा। और विधान परिषद की देखिए कोई आवश्यकता भी नहीं है। वास्तविकता और हकीकत यही है कि ये बैकडोर एंट्री का एक साधन मात्र है, जिसको विधानसभा की 200 में सीट में शामिल नहीं किया जा सकता। उनको संतुष्ट कैसे करना हो कुछ लोगों को, तो उनको फिर इसमें लाया जाएगा विधान परिषद में। तो मेन बात तो देखिए यही है जो वास्तविकता है। बाकी फिर तो ये सब जो बातें हैं, ये आएंगे, इधर आएंगे, सरकार का इतना खर्चा होगा,
जनता का पैसा बर्बाद होगा, तो कोई आवश्यकता नहीं है विधान परिषद की। इसका वास्तविकता में यही है। अगर ये तो वो बातें हैं, ठीक है, जो लिखी हुई है संविधान में भी रहे, लेकिन व्यवहार के अंदर स्थिति अलग है। जिनको बैकडोर एंट्री का एक साधन माना जाता है, इसके लिए कहा जाता है कि बैकडोर एंट्री का एक साधन है ये विधान परिषद। कार्यपालिका संबंधी कार्य। विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद प्रश्नों, प्रस्तावों और वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को नियंत्रित कर सकती है, किंतु उसे मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार नहीं है। यह कार्य केवल विधानसभा के द्वारा ही किया जाता है। तो अब कार्यपालिका संबंधी कार्य जो अधिकार क्या क्या होते हैं विधान परिषद के पास में, कि ये मंत्री परिषद का सदस्य भी इनको बनाया जा सकता है। वो मैंने आपको सीधी सी बात बताई, जिनको बैकडोर एंट्री देने का एक साधन है ये। बाकी फालतू का इतना, इस पे इतना ज्यादा खर्चा होगा और कोई आवश्यकता नहीं है विधान परिषद। खैर, जो पढ़ रहे हैं अपने तो ये सब उसको प्रश्नों, प्रस्ताव और वाद विवाद के आधार पर मंत्री परिषद को यह नियंत्रित करने का काम करती है। वित्त संबंधी कार्य। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। विधानसभा जब किसी धन विधेयक को पारित कर सिफारिशों के लिए विधान परिषद को भेजती है, तो वो केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। यदि वो 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधेयक विधानसभा को नहीं लौटाती, तो वह विधेयक उस रूप में दोनों सदनों से पारित समझा जाता है जिस रूप में उसे विधानसभा ने पारित किया था। तो यही है कि वो 14 डेज तक अपने पास रख सकती है विधान परिषद, और अब वो चाहे उसको कुछ वो माने कि नहीं माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 दिन बाद में ऑटोमेटिकली वो पारित माना जाता है। तो आप देख लीजिए कि क्या आवश्यकता है। क्या विधान परिषद की वास्तव में आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। ये फालतू का खर्चा है, जनता का पैसा बर्बाद होगा, करोड़ों अरबों रुपए। फिर आता है राज्य विधानमंडल या राज्य विधानसभा की शक्तियां और कार्य। राज्य विधानमंडल राज्य की व्यवस्थापिका है और संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। सबसे पहला है विधायी शक्ति। राज्य के विधानमंडल को सामान्यतः उन सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है जो राज्य में राज्य सूची और समवर्ती सूची में आते हैं। साधारण विधेयक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है? विधानसभा को। तो साधारण विधेयक जो है वो चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो, किसी में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं, लेकिन अंतिम शक्ति भी इसमें रखी गई है, वो विधानसभा में रखी गई है। इसके बाद में आता है वित्तीय शक्ति। विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण निर्णय नियंत्रण प्राप्त होता है। आय व्यय का वार्षिक लेखा यानी बजट विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई कार्य किया जा सकता है। तो आप देख लीजिए, वही मिलती जुलती सी चीजें हैं जो सेंटर में आपने पढ़ी। कुछ उसी प्रकार का लगभग मिलता जुलता सिस्टम आपको यहां पर राज्य में दिखेगा। कुछ अंतर होंगे लेकिन लगभग वही है। विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार संचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। तो ये पूरा जब विनियोग विधेयक पेश हो जाता है उसके बाद ही सरकार जो है वो संचित निधि जो होता है उससे धन निकाल सकती है, पहले नहीं निकाल सकते। जब ये विधेयक पास होगा तभी होगा। तो ये देखिए, विनियोग जो विधेयक है ये पेश होता है, इसके बाद ही ये एक प्रकार से मंजूरी है सरकार को कि अब आप संचित निधि से धन निकाल सकते हो। तो सेंटर जो है वहां भी यही सिस्टम है, वहां भी जैसे विनियोग विधेयक जो है वो रखा जाता है, उसके बाद में ही सरकार जो है वहां पैसे निकाल सकती है संचित निधि से। संचित निधि का कभी अगर क्वेश्चन पूछे कौन से आर्टिकल में है, ये है 266। ये पूछा हो भी आरएस प्री में कि संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद है, तो वो है आर्टिकल 266। और जो विनियोग विधेयक जो होता है वो आर्टिकल 114 होता है, सेंटर की जो बात कर रहे हैं उसमें। तो ये यहां के संदर्भ में है, राज्य के संदर्भ में। प्रशासनिक शक्ति। संविधान द्वारा राज्यों के क्षेत्र में भी संसदात्मक व्यवस्था स्थापित किए जाने का राज्य मंत्रिमंडल अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतया विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा या आलोचना का प्रस्ताव पास किया जा सकता है या काम रोको प्रस्ताव पास किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त विधानसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जा सकता है और मंत्रिमंडल को पदत्याग करना होता है। तो वही है कि प्रशासनिक शक्तियां जो है वो विधानमंडल जो है तो विशेषतः किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिमंडल। राज्य मंत्री वही देखिए सेंटर वाली सी ही सिस्टम है वो कि मंत्रिमंडल जो है राज्य मंत्रिमंडल वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? विधानसभा के प्रति, यानी विधानमंडल यानी विधानसभा के प्रति। तो वहां फिर विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा उनके मंत्रियों से, जो मंत्री हैं उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, आलोचना का प्रस्ताव लाया जा सकता है, काम रोको प्रस्ताव लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव ये तो और ही बुरा है, यह आ सकता है। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए यानी सरकार अपना विश्वास जो है वो विश्वास अपना खो देती है। विश्वास खो दिया तो फिर मंत्रिमंडल का पद जो है वो त्याग करना होता है, तो समाप्त हो जाता है, फिर पूरी जो सरकार है वही गिर जाती है। नेक्स्ट आता है संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है। अभी जैसे जो कुछ समय पहले ही यहाँ राजस्थान की स्थिति हुई थी, बड़ी खराब हो गई थी। अभी जो सरकार है वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, जैसे सीएम जो है अशोक गहलोत जी हैं, तो एक बार आप जानते हैं कि क्या स्थिति हो गई थी। एक बार लगता था कि जैसे सरकार ये गिरेगी, इनके विधायक उधर चले जाएंगे, अल्पमत में आ जाएगी, तो ये परिस्थिति बड़ी खतरनाक हो गई थी। तो कई बार बीच में इस तरह की स्थिति भी हो जाती है। फिर ये सभी जो एमएलए हैं ये बस में बैठ के कहाँ गए थे? जैसलमेर चले गए थे, होटल सूर्यागढ़, राजस्थान से अलग थलग। क्योंकि जो जयपुर है तो यहाँ तो मेन सिटी है, कोई भी आ जा सकता है, मिल सकता है, सारी रिपोर्ट पर नजर रहती है। वहां सूर्यागढ़ जो होटल धोरों के बीच में, तो नजर रखी जा सकती है आसानी से। संविधान में संशोधन की शक्ति। हमारे संविधान की कुछ धाराएं ऐसी है जिनमें संशोधन के लिए जरूरी है कि संसद द्वारा विशेष बहुमत के आधार पर पारित प्रस्ताव को कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों द्वारा स्वीकार किया जाए। राज्य विधानमंडलों को संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। राज्य विधानमंडल तो केवल अनुसमर्थन या स्वीकृत कर सकते हैं। तो संविधान में संशोधन की शक्ति देखिए वैसे डायरेक्ट खुद जो राज्य हैं उनको नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल में जब यह है कि लोकसभा और राज्यसभा के साथ में आपको आधे राज्यों की, कम से कम आधे राज्यों की अनुमति लेनी पड़ेगी, तो फिर वहां जो राज्य हैं वो उस संविधान संशोधन में भाग लेते हैं। तो और इनको कोई प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है, केवल अनुसमर्थन या अस्वीकृत कर सकते हैं। यानी संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार नहीं है। ये खुद संविधान संशोधन लेके नहीं आ सकते राज्य विधानमंडल, वो तो सेंटर से कोई है, वहां से फिर उसमें कुछ राज्यों का जो है आधे, कम से कम आधे राज्यों की अनुमति चाहिए, तो वो होता है। फिर है निर्वाचन संबंधी शक्ति। राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें भाग लेते हैं, और प्लस जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति। राजस्थान में वर्तमान में राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन ही है जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। विधान परिषद के गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा के ने पास कर केंद्र सरकार की अनुमति और अनुमोदन हेतु भेजा है। वर्तमान में गठन संबंधी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है, अतः राजस्थान में विधानमंडल का द्वितीय सदन नहीं है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात गठन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो अब यहां पर राजस्थान में देखिए भविष्य में हो सकता है विधान परिषद जो है, क्योंकि विधानसभा यहां विधान परिषद हो, इसके लिए यहां की जो विधानसभा है इन्होंने केंद्र सरकार की अनुमति के लिए भेज दिया। तो अब जो गठन संबंधी प्रस्ताव किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो वहां से जब वो अलाउ कर देंगे
तब यहां पर विधान परिषद भविष्य में बन जाएगा। तो अभी तो नहीं है। अब है राज्य कार्यपालिका। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो कौन होती है? कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। तो वही वहां जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो यहाँ राज्यपाल की है। हालांकि पूरी तरह कोई ऐसे नहीं है कि सेम टू सेम वही शक्तियां और वही सब कुछ, नहीं, कुछ डिफरेंस है, लेकिन लगभग चीजें हैं वही है कि वहां जो राष्ट्रपति की स्थिति है तो एक प्रकार से आप उनके लगभग स्थिति मान सकते हो राज्यपाल की राज्य में। तो यहां वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? सीएम। यहां बीच में इनको मुख्यमंत्री भी और लिखना था कि राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और एक मंत्रिपरिषद होती है। फिर आता है राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्यपाल। और वहां कौन था सेंटर में? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण किया जाता है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भी किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व भी स्वयं अपना पद त्याग कर सकता है। तो मुख्य रूप से देखिए राज्यपाल का कार्यकाल तो सामान्यतः 5 साल है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। जब चाहे उस राज्यपाल को हटा करके किसी और राज्य का बनाया जा सकता है या उसको हटाया जा सकता है, किसी और को उसकी जगह लगाया जा सकता है। वो चाहे तो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं। तो कुछ परंपराएं हैं, भारतीय संविधान लागू होने के बाद से कुछ स्वस्थ परंपराएं विकसित हुई हैं। राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसे राज्यपाल बनाया जा रहा है। तो पहला तो यह है कि जो सामान्यतः नियुक्त होता है राज्यपाल, वो उस राज्य का नहीं होता। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व केंद्र सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करे और उससे सहमति प्राप्त करे। तो एक परंपरा यह है कि केंद्र सरकार जो है उस राज्य के मुख्यमंत्री से थोड़ी बात करे पहले कि साहब हम इसको इस व्यक्ति को भेज रहे हैं, क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को काम करना है। तो इसलिए वो चूंकि भेज तो रहे हैं सेंटर के प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन उस राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनसे भी बात करना ठीक रहता है ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार राज्यपाल और मुख्यमंत्री में भी विवाद की स्थिति हो जाती है। हालांकि सामान्यता नहीं होती, लेकिन अगर कोई मुद्दा बढ़ जाए तो कई बार हो भी जाता है। तो इसलिए पहले से थोड़ी बात करके भेजते हैं कि भाई कैसे करके, और आप हम ये भेज रहे हैं और ये आप थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। पद की योग्यताएं और वेतन। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए 2 योग्यताएं होनी आवश्यक है। पहला तो भारत का नागरिक हो और दूसरी 35 साल से अधिक आयु हो। राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि वह किसी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उसे अपनी सदस्यता का त्याग करना होगा, यानी कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। वेतन और भत्ते। वर्तमान में राज्यपाल को 1,10,000 रुपए मासिक वेतन प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसे निःशुल्क निवास स्थान, भत्ते, अन्य सब सुविधाएं प्राप्त होगी जिन्हें संसद कानून के द्वारा निर्धारित करें। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। और ये सैलरी वगैरह देखिए, ये पहले की है, अभी तो सैलरी बहुत बढ़ गई है। 3.5 लाख रुपए जो है वो सैलरी है राज्यपाल की पर मंथ। बाकी उसके अलावा जो सुविधाएं वगैरह होती है तो खूब सैलरी है अभी। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त, और अभी राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र, अभी जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वर्तमान में। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त और व्यापक शक्तियां हैं। राज्यपाल की वही स्थिति है राज्य में जो केंद्र में राष्ट्रपति की। अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कुछ समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में थोड़े में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक और संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर।
तो अधिकतर शक्तियां समान है, बस कुछ जैसे कूटनीतिक शक्तियां हैं, सैनिक शक्तियां, संकटकालीन अधिकार वो राष्ट्रपति को प्राप्त है, वो यहां नहीं है। तो कुछ अंतर है, बाकी लगभग वो शक्तियां सेम सी है। कार्यपालिका शक्तियां। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है, जिनका प्रयोग वह स्वयं और अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। और वहां लाइन क्या थी, राज्य जो सेंटर है तो उसकी कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है, राज्यपाल में, सॉरी राष्ट्रपति में। और वहां उसका स्थान किसने ले लिया, राज्यपाल ने। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की। वह अधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लेखित विषयों तक विस्तृत है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति से वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में नियमों का निर्माण करता है, मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है, मुख्यमंत्री से शासन से संबंधित सभी विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त करता है। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार के लिए रखने को कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, उनके त्यागपत्र स्वीकार करता है और उन्हें मुख्यमंत्री सहित पद विमुक्त भी करता है। तो वही राष्ट्रपति से मिलते जुलते से कार्य हैं। वहां राष्ट्रपति जो संघ लोक सेवा आयोग और उनके सदस्य थे, जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उनकी नियुक्ति का काम करता है। यहां राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो ये चीजें हैं, वही लगभग सेम सेम सी है। और उसके बाद है विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है और विधायी क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। वह व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। तो ये चीजें अधिकार प्राप्त है राज्यपाल को। आम चुनाव के बाद वह विधानमंडल की पहली बैठक को संबोधित करता है और उसके बाद भी वह विधानमंडल को संदेश भेज सकता है। तो आम चुनाव के बाद में जैसे जो पहली बार विधानमंडल की बैठक होती है उसको संबोधित करने का काम राज्यपाल है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर दे तो वह राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को वह राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रख सकता है। तो ये एक शक्ति है कि राज्यपाल जो है वो कुछ विधेयकों को जो है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रक्षित रख सकता है। तो कई बार वो पड़ा ही रहता है वो। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन न हो रहा हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक आरंभ होने के 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है और यदि 6 सप्ताह पहले भी उसको विधानमंडल अस्वीकृत कर दे तो पहले समाप्त माना जाएगा। कुछ विषयों के संबंध में अध्यादेश जारी करने से पूर्व राज्यपाल को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। तो ये भी सिस्टम है एक। जो राज्यपाल है वो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामजद कर सकता है। साहित्य, कला, विज्ञान वाला ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। यदि वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय वाले तो गए, अब ये तो लाइन ही खत्म है। अब फिर आता है वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वही जैसे वहां स्थिति किसकी थी, राष्ट्रपति की। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाता है। उसकी अनुमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदानों की भी मांग कर सकता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। तो ये कुछ अनुदान होते हैं जो कि जब पैसे की आवश्यकता हो तो उसके लिए है, तो ये कई कर सकता है राज्यपाल। जी अनुदान से संबंधित है, अलग अलग टर्म है। संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है। तो ये कुछ वित्तीय शक्तियां भी होती है।
राज्यपाल की। इसके बाद में आता है न्यायिक शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है और उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। तो यहां भी कुछ इसकी शक्तियां हैं। वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जा सकती है। तो ये आप सब पहले पढ़ चुके हैं। राज्य में कुलाधिपति होने के नाते केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है और उन्हें हटा सकता है। तो जो कुलपति जो होते हैं, वैसे सभी विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। और ये कुलपतियों की नियुक्ति करते हैं और उनको हटा भी सकते हैं। विविध शक्तियां, तो कुछ अलग शक्तियां भी है। अनुच्छेद 163(1) के अनुसार जिन बातों के संबंध में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कार्यों को स्वविवेक से करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का निर्वाह करने में सहायता और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है वो मुख्यमंत्री होगा। तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को ही इस प्रकार की विवेकात्मक शक्तियां प्राप्त है। तो जम्मू कश्मीर तो है, तो अब यहां गया, अब सिस्टम अलग हो चुका है यहां पे, तो बाकी इनमें होगा। तो वही बात है कि राज्यपाल जो है वो वही करता है जो मुख्यमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद जो डिसीजन लेती है वही करता है। यद्यपि संविधान के द्वारा राज्यपाल को स्वविवेक शक्तियां प्रदान नहीं है और संसदात्मक शासन की परंपरा के अनुसार उसे आशा की जाती है कि वह संवैधानिक प्रधान के रूप में ही कार्य करेगा, फिर भी कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब वह अपने विवेक का प्रयोग करे। जैसे विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, जैसे मान लीजिए अगर कोई बहुमत दल का नेता है, वहां तो उसको करना ही होगा, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हो कि किसी को साफ बहुमत नहीं हो, मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करना, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना या सत्रावसान करना, विधानसभा का विघटन, मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, राष्ट्रपति को राज्य की संवैधानिक स्थिति के संबंध में रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजना, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति न देकर पुनर्विचार के लिए लौटा देना, किसी अध्यादेश को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश की याचना करना। तो ये कुछ चीजें हैं। यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही वह केवल नाम मात्र का ही अध्यक्ष नहीं है, वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन में महत्वपूर्ण रूप से भाग ले सकता है। तो राज्यपाल एक्टिव हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, तो राज्यपाल के पास काम करने के लिए बहुत कुछ होता है। जैसे अभी जो एक राज्यपाल है किरण बेदी, तो आप जानते हैं इनको, पहले आईपीएस थे ये इंडियन पुलिस सर्विस में, और फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी थी, उनसे कुछ समय तक के बीच में वहां जुड़े, जो उनके साथ में जैसे जो ये अरविंद केजरीवाल, फिर धीरे धीरे जो है वहां से अलग होके फिर अभी ये राज्यपाल हैं। और मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत एक्टिव राज्यपाल हैं। वैसे नहीं है कि बस वो ठीक है साइन कर दिए बस इतना ही काम है, नहीं। तो ऐसे लोग राज्यपाल होने चाहिए जो हेल्दी हो, स्वस्थ हो। अब स्थिति इतनी खराब है कि व्यक्ति खुद बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, उम्र के अंतिम पड़ाव पर है, तो व्यक्ति को वैसे ही वो काम क्या करेगा। व्यक्ति हेल्दी स्वस्थ व्यक्ति हो, 60-65 साल के आसपास के व्यक्ति को राज्यपाल बना देना चाहिए।
यहाँ राज्यपाल बनाया जाता है 70, 75, 80, 85, 90 साल तक खिंच जाते हैं वो। जब तक शरीर से प्राण नहीं निकलेंगे राज्यपाल तब तक नियुक्त होते रहेंगे। और ये भी चीजें देखिए, जो राजनीतिक चीजें होती है उनसे ये प्रेरित चीजें होती है। जिस व्यक्ति ने मान लीजिए हमेशा से कि हाँ ठीक है, खूब सेवा की है पार्टी की, और उस पार्टी की सरकार हो, तो लास्ट में फिर आप चलो इस व्यक्ति को क्या बनाएगा, चलो ठीक है राज्यपाल बना दो। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई और संसदात्मक शासन में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। वही सिस्टम वहां जो सेंटर में था, वहां की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? लोकसभा के प्रति। यहां किसके प्रति है? विधानसभा के प्रति। राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य की मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में निश्चित परंपरा यह है कि राज्य की विधानसभा में बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। किस किस, और फिर मुख्यमंत्री और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जो बहुमत दल का नेता होगा, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। फिर आता है मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों का चयन मुख्यमंत्री ही करता है और वह मंत्रियों के नामों और उनके विभागों की सूची राज्यपाल को देता है। मंत्रिपरिषद का गठन करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार माना जाता है। मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हों इसका निर्णय भी मुख्यमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सदस्य संख्या का 15% तक सीमित कर दिया गया है। अब आप ऐसा नहीं है कि आपका मन हुआ कि मैं इतने बना दूं तो मर्जी है उतने मंत्री नहीं बना सकते। अब जो कुल संख्या होगी उसका 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बन सकते हैं, और यही स्थिति सेंटर में है। ये 91वां संविधान संशोधन लागू हुआ है तो ये केवल राज्य के लिए लागू नहीं है, ये पूरा जो सिस्टम है उसके लिए है, सेंटर के लिए भी और राज्य के लिए भी। तो कुल संख्या होगी उसको 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। अब जैसे राजस्थान के अंदर बात करें तो राजस्थान में कितने सदस्य हैं? तो कुल 200। तो 200 का 15% कितना होगा? अब देख लीजिए, एक जो है 15%, नहीं अपने को 15% निकालना है तो 15 भाग नहीं 15%, 15/100 इंटू 200, तो इससे ये गया 2 आ गया, 15 इंटू 2 यानी 30। 30 से ज्यादा मंत्री राजस्थान सरकार में नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री समेत। कुछ विभाग मंत्री जो सीएम है वो अपने पास भी रखता है, तो राजस्थान के अंदर आप गिनती कर लेना, इससे कम हो सकते हैं, लेकिन आप 30 का आंकड़ा लास्ट है, इससे ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। तो मुख्यमंत्री व्यवहारिक दृष्टि से निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। राज्य के सभी क्षेत्रों वर्गों को मंत्रिपरिषद में न्याय संगत ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल में से मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है, जिससे मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो वो देखता है कि भाई कोई क्षेत्र है, कोई वर्ग है, उनका प्रतिनिधित्व हो, तो वहां के लोगों में से एक को मंत्री बना दिया जाता है जो कि उसी के दल में से हो। मंत्रियों की योग्यताएं क्या है? विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्या उसको बना सकते हैं मंत्री? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर उसको किसी न किसी विधानमंडल के किसी न किसी सदन की, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, उसका सदस्य बनना पड़ेगा। नहीं तो वो मंत्री पद 6 महीने बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो वही चीजें सेम रिपीट है, बस कुछ नाम के फर्क हैं। सेंटर वाली चीजों का रिवीजन ही है एक तरह से यहां। अब आता है मंत्रियों का कार्य विभाजन। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य विभाजन करता है। मंत्री के अधिकार के अंतर्गत प्राय एक ही प्रमुख विभाग होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक विभाग भी रहते हैं। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण के पूर्व मंत्रियों को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी होती है। पहली,
पद के कर्तव्य पालन की और दूसरी गोपनीयता की। तो ये दो शपथ लेते हैं, कर्तव्य पालन और गोपनीयता। मंत्रियों की श्रेणियां, तो वही कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो वही सब चीजें जो आप वहां पढ़ चुके हैं वो सब सेम चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण कैबिनेट होता है जिसको आप मंत्रिमंडल कहते हो, और कैबिनेट सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री ये सब मिल जाएं इसको कहेंगे मंत्रिपरिषद। और केवल जो कैबिनेट मंत्री हैं उसको कहते हैं मंत्रिमंडल। तो वो सब चीजें हैं वही राज्य मंत्री होगा, और एक ये उप मंत्री होते हैं जिसका काम सहायता करना होता है। वो सेम चीज है वही पहले वाली, लास्ट क्लास वाली। उसके बाद है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का ही हो सकता है, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही है। सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्याग देना हो चुका है, देना होता है। एक डूबा तो सब डूबे, तो ये चीज है। तो उत्तरदायित्व तो सामूहिक होता है। वेतन और भत्ते। तो 164(5) जो है संविधान का अनुच्छेद, मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो जब इस सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो पक्ष और विपक्ष इस एक मुद्दे पे हमेशा साथ जरूर होते हैं, कोई विरोध नहीं करता बढ़ाओ सब। बाकी मुद्दों पे विपक्ष हमेशा जो है पार्टी जो सत्ता पक्ष है उसके विरोधी होता है। लेकिन जब सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो दोनों पक्ष बड़े प्यार से रहते हैं, और वो ध्वनि मत से साहब बिल्कुल पारित करो इसको। तो आप कभी भी देख लेना जब ये वेतन वगैरह बढ़ता है कैसे दोनों पार्टियां कितने प्यार से रहती है। और वैसे हमेशा सरकार की आलोचना। मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली। मंत्रिपरिषद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल है, और मंत्रिमंडल की सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय होता है। मंत्रिमंडल इस सभी महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेता है। मंत्रिमंडल की बैठकें प्राय सप्ताह में एक बार होती है, और वैसे मुख्यमंत्री जब चाहे तब बैठक बुला सकता है। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम मंत्री करता है। बैठक का कोई क्वोरम नहीं होता। तो ये तो मंत्रिमंडल की चीजें हैं वो आपस में कि भाई ठीक है प्राय सप्ताह में लगभग एक बार बैठक हो जाती है, और कोई ऐसा वो नहीं है गणपूर्ति वाला, ठीक है एक नॉर्मल चीज है ये। मंत्रिमंडल की कार्रवाई के दो प्रमुख नियम हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व और गोपनीयता। मंत्रिमंडल की बैठकों में सामान्यतः सभी निर्णय एकमत से लिए जाते हैं। मतभेद की स्थिति में पारस्परिक विचार विमर्श के आधार पर निर्णय लिया जाता है, और यह निर्णय सभी मंत्रियों का संयुक्त निर्णय माना जाता है। तो मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य द्वारा गोपनीयता की शपथ ली जाती है, और मंत्रिमंडल की कार्रवाई तथा निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना ही बतलाया गया है, किंतु वास्तविक स्थिति नितांत विपरीत ही है। संविधान के द्वारा राज्यपाल को राज्य शासन के संबंध में जो शक्तियां प्रदान की गई है व्यवहार में उन सब का उपयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और मुख्यमंत्री निर्णयों से राज्यपाल को सूचित करता है। तो ये मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य है। आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को सहायता और परामर्श देना होता है, लेकिन वास्तविक स्थिति विपरीत है। मंत्रिपरिषद ही शासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, और यही स्थिति राष्ट्रपति वाले समय थी कि वहां भी लिखा हुआ था कि वह जो है वहां मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए होती है, जबकि वहां वही है कि जो मंत्रिपरिषद ने फाइनल कर दिया वो ही राज्यपाल निर्णय लेगा। वो स्थिति यहां पे है। और मंत्रिपरिषद की क्या क्या शक्ति हो सकती है आप खुद सोचिए। शासन की नीति निर्धारित करना। मंत्रिपरिषद का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शासन की नीति निर्धारित करना है, चाहे गृह विभाग हो, शिक्षा या स्वास्थ्य अथवा कृषि। शासन की नीति का निर्धारण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिपरिषद न केवल नीति निर्धारित करती है वरन उससे कार्य रूप में परिणित करती है। अब आता है उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। संविधान के अनुसार राज्यपाल महाधिवक्ता
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों और अन्य उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा ये सभी नियुक्तियां मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर की जाती है। आप देखते हैं कि जैसे आरपीएससी के नए चेयरमैन भी बनते हैं, तो आप कभी देख लेना कि सरकार ने इनको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया है, तो लगाने की शक्ति सरकार के पास है, लेकिन चेयरमैन को हटाने की जो शक्ति है वो फिर इनके पास नहीं है, फिर वो सेंटर में चली जाती है राष्ट्रपति के पास। तो ये पॉइंट है इसमें। तो कोई भी जैसे जिस पार्टी की सरकार हो, वो कोशिश यही करती है कि जो उनका समर्थन करने वाला कोई अधिकारी होता है तो उस व्यक्ति को जो है वो चेयरमैन बना देते हैं, और राज्यपाल उसी को ही बनाएगा जिसको मंत्रिपरिषद कहेगी। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। मंत्रीगण विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों तथा आलोचनाओं का उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर जो भी सदस्य प्रश्न वगैरह पूछते हैं, आलोचना है करते हैं, तो उनका उत्तर देते हैं और अपनी बात को सही बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए हमारी जो नीति थी, हमारा उद्देश्य ये था और ये हम करना चाहते थे। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। मंत्रिपरिषद न केवल शासन वरन कानून निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विधानमंडल में कौन कौन से विधेयक तथा किस क्रम में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका निर्णय मंत्रिपरिषद को ही करना होता है। तो वही मिलते जुलते कार्य हैं जो वहां सेंटर के पढ़े हैं आपने लास्ट क्लास में, वही उसी प्रकार से मिलते जुलते कार्य यहाँ की मंत्रिपरिषद के हैं, जो वहां मंत्रिपरिषद के थे वो भी कुछ इसी प्रकार से। बजट तैयार करवाना। राज्य का वार्षिक जो बजट है वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट मंत्रिपरिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के आधार पर ही तैयार किया जाता है। बजट को पारित कराने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद का होता है। मुख्यमंत्री। राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है, अतः राज्य के प्रशासनिक ढांचे में उसे लगभग वही स्थिति प्राप्त है जो सेंटर में किसकी है, पीएम की है। तो यहां कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है, सीएम, और वैधानिक प्रधान तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 64 में यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। और व्यवहार में राज्यपाल किसको नियुक्त करता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्य। तो मंत्रिपरिषद राज्य प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान है। अब देखिए क्या क्या कार्य हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। मुख्यमंत्री क्या क्या काम करेगा। वहां जो पीएम के काम थे उनको याद कीजिए, जो पीएम की शक्तियां थी, उसी प्रकार के यहां राज्य के अंदर वो राइट किसको होंगे, सीएम को होंगे। तो कौन कौन से होंगे, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, ये सब डिसाइड कौन करता है, सीएम। तो सबसे पहला है मंत्रिपरिषद का निर्माण। तो मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है और इनका चयन कर इनकी सूची भेजता है राज्यपाल को, जिसे राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। तो मंत्रियों के चयन में मुख्यमंत्री बहुत सीमा तक अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है, जो उसको लगेगा वो उसी को बनाएगा। मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा और परिवर्तन। तो उनके बीच जो कार्यों का बंटवारा करता है, किसको कौन सा कार्य है, विभागों का बंटवारा करने के बाद भी अगर वो चाहे तो उनमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे आज मान लीजिए कोई मंत्री किसी का, जैसे आज कोई परिवहन मंत्री है, कल को उसको किसी और चीज का मंत्री बना दिया और उसकी जगह किसी और को बना दिया। मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। तो मंत्रिमंडल की बैठ के बुलाने का काम और उनकी अध्यक्षता करने का काम कौन है, सीएम का, चीफ मिनिस्टर। बैठक के लिए एजेंडा या कार्य सूची मुख्यमंत्री के द्वारा ही तैयार की जाती है। मंत्रिमंडल की समस्त कार्रवाई मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही संपादित होती है। तो ये बैठ के बुला सकता है। शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मुख्यमंत्री इस बात का प्रयत्न करता है कि शासन के सभी विभाग, दूसरे शब्दों में मंत्रिपरिषद, एक इकाई के रूप में कार्य करें। यदि मंत्रिपरिषद के 2 या अधिक सदस्यों में से किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हो जाए तो उनके द्वारा मतभेदों को दूर करके सामंजस्य स्थापित किया जाता है। और मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता
तो इनके बीच में जो सूचना इधर से उधर और उधर से इधर जो पहुंचाने का काम है, यानी एक समन्वयक की जो भूमिका निभाता है, कौन है वो? तो वो है सीएम। विधानसभा का नेता कौन होता है? सीएम। शासन का प्रधान भी है और विधानसभा का भी नेता है, यानी सदन का नेता। तो विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है और बहुत कुछ सीमा तक कानून निर्माण कार्य उसकी इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। विधानसभा के नेता के रूप में वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। तो ये जो है, ये सीएम की नियुक्ति, उसकी शक्तियां या सीएम के क्या क्या कार्य होते हैं। पहले हम देखा विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, सीएम क्या है, गवर्नर क्या है, ये सब चीजें हमने देखी। और एक प्रकार से समझ लीजिए कि आपका रिवीजन ही हो रहा है ये। सेंटर में थोड़ा सा बस वो नाम का परिवर्तन है और मिलती जुलती सी चीजें यहां पर है। तो इसलिए उसमें जितना समय लगा पढ़ने में, उतना समय इस चैप्टर में नहीं लगेगा। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय की। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान आता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है। तो देश में तो एक ही है सर्वोच्च, वो है सुप्रीम कोर्ट। और अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सर्वोच्च कौन सी है न्यायपालिका? वो है हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय भी हो सकता है। अगर राज्य मान लीजिए छोटे हों तो 2 या अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, और है कई जगह। तो आर्टिकल 214 क्या है? प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में स्थापित किए गए थे, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने शासन करने के लिए ब्रिटिश भारत जो था उसको 3 प्रेसिडेंसी में विभाजित कर रखा था। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। ये क्वेश्चन पूछ रखा है परीक्षाओं में कई बार कि हाई कोर्ट यहां पर कब स्थापित किए गए थे। आरएस प्री में आया हुआ है और भी कई परीक्षाओं में। 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में 24 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा? आर्टिकल 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझे। इस प्रकार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। तो उच्च न्यायालय का गठन कैसे होगा? एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम और राज्यपाल के परामर्श से करता है। ये सब चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दी थी। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य का वो नियुक्ति कर रहा है, और राज्यपाल के परामर्श से करता है। तो ये हो गया आपका, सब चीजें आप समझ चुके हैं। न्यायाधीश की योग्यताएं क्या क्या है? आर्टिकल 217(2) के अनुसार न्यायाधीश की नियुक्ति की निम्नलिखित योग्यताएं चाहिए। भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो, उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, तो उस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकाल क्या क्या है? 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में कितनी थी? 65 साल। यह है 62। न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। चूंकि लगाया उसने है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देगा। न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए भी वही महाभियोग वाली जो प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ती है। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके और राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है। तो यह प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है, आसानी से नहीं हटाया जा सकता। तो ये इनकी योग्यताएं हैं और ये कार्यकाल है।
न्यायाधीश द्वारा शपथ। अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल, या राज्यपाल नहीं तो उसके द्वारा नियुक्त कोई दूसरा व्यक्ति शपथ दिला देगा। न्यायाधीशों का स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करता है। आर्टिकल 222। यह आर्टिकल आपके काम का है। कई बार आप देखते हैं कि यहां से हाईकोर्ट के किसी जो जज है, जैसे मान लीजिए या तो सीजे है चीफ जस्टिस या कोई अन्य न्यायाधीश है, उनको वहां से हटा करके किसी दूसरे भारत के किसी दूसरे राज्य में भेज दिया, वहां का कुछ बना दिया जज हाईकोर्ट का। तो ये सब कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परामर्श के बाद। वेतन। अनुच्छेद 221 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन संसद विधि द्वारा निश्चित है। अब तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब तो ये इतना वेतन नहीं है, ये तो पहले का था, अब तो काफी वेतन बढ़ चुका है। फिर है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई है। नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया, निश्चित कार्यकाल, और संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर महाभियोग के अतिरिक्त चर्चा नहीं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद उच्च न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा जहां वह स्थायी न्यायाधीश रह चुका हो। और कार्यपालिका से पृथककरण। तो उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या क्या है? नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया है, निश्चित कार्यकाल है, कोई भी आचरण पर उंगली नहीं उठा सकता, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के अलावा कोई चर्चा नहीं कर सकते आप, और यह अवकाश ग्रहण करने के बाद उन न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकता जहां वह स्थायी न्यायाधीश रहा हो। सुप्रीम कोर्ट का तो कहीं नहीं कर सकता, और ये वहां नहीं कर सकते जहां ये खुद न्यायाधीश रहे हों। और कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है, तो वो तो है ही। अब है उच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र या शक्तियां। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र व शक्तियों का वर्णन इस प्रकार है। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट अधिकारिता, अपीलीय क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, प्रशासन संबंधी और न्यायिक पुनरावलोकन। वही जो आपने वहां देखी जो उच्चतम न्यायालय की, तो कुछ मिलती जुलती सी है। सबसे पहला है मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इसका तात्पर्य है कि प्रथमतः उच्च न्यायालय द्वारा वादों की सुनवाई करना। यह वादे से मतलब वो वादा नहीं है प्रोमिस, वो वादा नहीं है। यह वादे से मतलब होता है वाद, कोई भी मामला। यह क्षेत्र है संसद और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद, मौलिक अधिकार व वसीयत, विवाह विधि, कंपनी कानून या विवाह विच्छेद आदि के मुकदमे। तो ये मूल क्षेत्राधिकार है इनका। ओरिजिनल जो है ज्यूरिसडिक्शन, कि संसद या राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद हो जो कि उस राज्य से संबंधित है, कोई रेवेन्यू एकत्रीकरण से संबंधित विवाद हो, या मौलिक अधिकार, या फिर ये जैसे दीवानी मामले जो हैं उनसे संबंधित। उसके बाद है याचिका यानी रिट अधिकारिता। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा याचिका जारी कर सकता है। जहां सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के लिए याचिका जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी याचिका जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 32 तो जो है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो जारी करता है रिट, और आर्टिकल 226 है इसके तहत हाई कोर्ट जारी करता है। और हाई कोर्ट के लिए कि हाई कोर्ट कुछ अन्य मामलों में भी जारी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो वही अपील का अधिकार जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनके थ्रू। तो सिविल है, आपराधिक है, संवैधानिक है। आयकर, पेटेंट, डिजाइन, उत्तराधिकार आदि मामलों में जिला न्यायालय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जब अपराधी को सेशन न्यायालय ने 4 वर्ष के लिए कारावास दंड दिया या मृत्युदंड दिया, तो उसके विरुद्ध अपील जो है वो उच्च न्यायालय में हो सकती है। ये 4 वर्ष नहीं हो सकता, ये 14 वर्ष होगा। 4 वर्ष के लिए तो नहीं, ये 14 वर्ष होना चाहिए। तो कारावास दंड दिया है या मृत्युदंड दिया हो तो उसके विरुद्ध अपील हो सकती है हाई कोर्ट में। यह आपराधिक मामलों में है। और संवैधानिक अपीलीय अधिकार, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा मामला आ गया जिसमें लगे कि वास्तव में संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न हो, तो फिर जो अधीनस्थ न्यायालय तो मामला किसको भेजेगा? वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं भेज सकता, क्योंकि उसका माई बाप कौन है? हाई कोर्ट है। वो पहले हाई कोर्ट को भेजेगा कि साहेब इस तरह का मामला है और ये देखो ये बात है। तो फिर हाई कोर्ट जो चाहे तो फिर हाई कोर्ट उसको आगे ट्रांसफर करके सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है, लो साहब आप ही संभालो और संविधान की व्याख्या करो। इसके बाद में अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। तो हाईकोर्ट के जो डिसीजन होते हैं किसी मामले में, वो निचले न्यायालयों के लिए एक प्रकार से कानून का काम करते हैं और उनको उसके फैसले से संबंधित चीजों को मानना होता है। जैसे कोई मिलता जुलता मामला किसी मामले में आया तो अधीनस्थ न्यायालय के सामने वकील कह सकता है साहब इस मामले में हाईकोर्ट ने ये कहा है और ये देखिए, तो वो एक तरह से लॉ की तरह ही काम करता है और वो अधीनस्थ न्यायालय को मानना ही होता है। तो आप तो यही याद करें कि मानना होता है। मैं तो और एक्स्ट्रा में बता रहा हूं कि कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि चीजें सेम नहीं लगती, तो वहां न्यायाधीश अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ज्यादातर वो वही करेगा जो फिर उस कानून से मिलता जुलता। अगर हाईकोर्ट का कोई डिसीजन है तो वो एक प्रकार से कानून का काम ही करेगा वो, और अधीनस्थ न्यायालय को उन चीजों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। उच्च न्यायालय के निर्णय रिकॉर्ड की तरह सुरक्षित रखे जाएंगे और अधीनस्थ न्यायालय के लिए कानून की तरह कार्य करेंगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद में आता है प्रशासन संबंधी अधिकार। उच्च न्यायालय के प्रशासन संबंधी अधिकार इस प्रकार हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीन किसी न्यायालय के पत्रों निर्णयों को मंगवा सकता है और उनकी जांच पड़ताल कर सकता है। उच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ध्यान रखे कि अधीनस्थ न्यायालय अपनी शक्ति सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा और अपने कर्तव्यों का निश्चित विधि के अनुसार ही पालन कर रहा है। वह किसी भी बात को एक न्यायालय से हटाकर दूसरे न्यायालय में विचार तथा निर्णय के लिए भेज सकता है। तो ये प्रशासन संबंधी अधिकार होते हैं हाईकोर्ट के। न्यायिक पुनरावलोकन, उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है। राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका व राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। तो उच्च न्यायालय जो है केंद्र व राज्य विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकता है, अगर वही जो है जुडिशियल रिव्यू, अगर वो लगे कि नहीं ये चीज संविधान के विरुद्ध है तो वो कर सकता है। तो ये दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन तो आपको बता दिया मैंने, ये कर सकता है हाई कोर्ट, वहां सुप्रीम कोर्ट को भी शक्ति है और यहां हाई कोर्ट को भी शक्ति है। तो राज्य में विधानमंडल, कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका को राज्य सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये आपका कंप्लीट होता है, और बाकी तो फिर ये महत्वपूर्ण बिंदु वगैरह हैं, तो ये शॉर्ट में रिवीजन के लिए लास्ट में कि आप देखना चाहो तो इनको देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो है ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और आप देखेंगे कि 90% चीजें जो है बिल्कुल वो सेंटर वाले से सिमिलर ही है, बस नाम का फर्क है। कुछ आर्टिकल चेंज है और कुछ नाम चेंज है, बाकी लगभग चीजें सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी लगभग सेम है। तो ये इस चैप्टर के साथ ही आपकी 6 से 10th की किताबें जो आरबीएससी एसएसटी की है वो आपकी समाप्त होती है। और आपने बहुत मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कि कंटिन्यू ये किताबें आपने कंप्लीट कर ली। तो आज की क्लास में अब ये इतना ही। ये जो चीजें हैं ये सब आपकी कंप्लीट होती है आरबीएससी एसएसटी की किताबें, इनमें दुनिया भर का ज्ञान है, बेसिक चीजें आपकी क्लियर यहीं से होगी, इन्हीं किताबों से। तो इनको आप बार बार पढ़ते रहिएगा। अब आगे की जो चीजें हैं वो आगे आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।